प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग की। डीएनए पैकेजिंग को पढ़ेंगे। होता क्या है डीएनए पैकेजिंग? जैसे किसी भी कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए कोशिका की लंबाई का कई गुना बड़ा होता है। अर्थात डीएनए की लंबाई अधिक होती है, लेकिन कोशिका की लंबाई डीएनए की अपेक्षा कम होती है। लेकिन फिर भी उसी कोशिका में ये डीएनए व्यवस्थित रहते हैं। तो इसी व्यवस्थित होने की जो प्रक्रिया होती है डीएनए की, इसी को हम डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। इसी को हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे एस्चेरिका कोलाई नामक बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है, एस्चेरिका कोलाई नामक जीवाणु में जो डीएनए पाया जाता है, उसकी लंबाई 1700 माइक्रोन होती है। मतलब जितना डीएनए पाया जाएगा, टोटल डीएनए, उसकी अगर हम लंबाई की लेंथ की बात करें तो 1700 माइक्रोन होगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर केवल बैक्टीरिया की, जीवाणु की, तो जीवाणु मात्र 2 माइक्रोन ही लंबा होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो जीवाणु की लंबाई है टोटल 2 माइक्रोन है, और जो डीएनए की लंबाई है वो 1700 माइक्रोन है। मतलब जीवाणु की लंबाई का कई हजार गुना बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा डीएनए किस प्रकार से जीवाणु कोशिका में व्यवस्थित रहता है, संघनित होकर उसमें पाया जाता है। संघनित होने का मतलब कि उसमें कॉइल के रूप में पाया जाता है, कुंडली के रूप में पाया जाता है। जैसे अगर हम कभी देखे हों कि जो रेशे होते हैं, रेशों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है या रस्सी बनाई जाती है, तो जब तक रेशा बाहर रहता है, उसकी रस्सी या कपड़ा नहीं बना रहता है, तब तक वह रेशा तो बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़े आकार में दिखता है। लेकिन जब उसकी रस्सी बनने लगती है या उसका वस्त्र बनने लगता है, वो रेशे आपस में एक दूसरे से सिमटते हुए अपने रूप को कम कर लेते हैं, मतलब अपने रूप को संघनित कर लेते हैं। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है कि जो एस्चेरिका कोलाई का जो डीएनए होता है वह 1700 माइक्रोन तो लंबा है, लेकिन उसकी जो कोशिका है वह 2 ही माइक्रोन लंबी है, अर्थात छोटी है डीएनए की अपेक्षा। फिर भी इसी 2 माइक्रोन लंबाई वाले जीवाणु में टोटल डीएनए व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार से अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो जो डीएनए की टोटल लंबाई होती है, औसत लंबाई से हम कहते हैं, वह 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है। 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है। तो अगर इस एवरेज के द्वारा हम पता करें तो टोटल लंबाई 2 मीटर के लगभग होती है। मतलब इसी कोशिका में जो डीएनए पाया जाएगा वह लगभग 2 मीटर होगा, नॉर्मल कोशिका की अगर हम बात करें यहाँ पर। और शरीर में टोटल कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह लगभग 10 की घात 14 इनकी संख्या 14 की लगभग होती है। और अगर इनमें हम डीएनए की बात करें, इनमें जो टोटल डीएनए पाया जा रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वह लंबाई होगी 2 × 10 की घात 11 किलोमीटर। तो अनुमान लगा सकते हैं कि 10 की घात 14 तो ये कोशिकाओं की संख्या होगी, और इसी में 2 × 10 की घात 11 किलोमीटर लंबा का मतलब टोटल डीएनए इसमें पाया जाता है। पाए जाने का मतलब व्यवस्थित होता है, कुंडलित होता है या संघनित होता है। और अगर हम बात करें तो अगर हम अर्थ की परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें, पृथ्वी की जो परिधि होती है, परिधि का मतलब ये बाहर की तरफ ये जो लंबाई होती है, मतलब 2πr जो होता है, उसकी बात करें तो वह लगभग 4 × 10 की घात 4 किलोमीटर लगभग इतना होता है। और अगर हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी प्राप्त करें तो 1 × 10 की घात 1.5 × 10 की घात 8 किलोमीटर होता है, ये दूरी होती है। अब इसी दूरी से हम
हम इस दूरी की तुलना कर लें, इस दूरी से हम इस दूरी की तुलना कर लें। इस प्रकार अगर हम यहाँ पर लार्जेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें, सबसे बड़े डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें, वह लगभग 8.4 सेंटीमीटर होता है, 8.4 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से कोशिकाओं में एक से अधिक डीएनए पाए जाते हैं। एक से अधिक डीएनए का मतलब जैसे मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन 46 क्रोमोसोम पर अलग अलग प्रकार के डीएनए व्यवस्थित होते हैं, तो इनकी संख्या अधिक हो जाती है। तो इनकी जो क्वाइलिंग रेट होती है लगभग 10 की घात 5 होती है। क्वाइलिंग का मतलब होता है कुंडलन। जैसे हमने भी रस्सी का उदाहरण लिया कि सारे रेशे को एक निश्चित क्रम से हम व्यवस्थित करते जाते हैं, तो उन रस्सी के रेशों का कुंडलन होता जाता है, क्वाइलिंग होती जाती है, या 10 की घात लगभग 5 होती है। तो और ये जो लार्जेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये लगभग 8.4 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम इस प्रकार से इसको समझें तो जीवधारी के शरीर में पाए जाने वाला डीएनए की जो टोटल लंबाई होगी, कुल लंबाई होगी, वह कितनी होगी? 2×10⁻11 किलोमीटर। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 1.5×10⁸ किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो पृथ्वी से सूर्य के बीच में हम डीएनए के द्वारा कई चक्कर के रूप में लगभग 100 चक्करों में व्यवस्थित कर सकते हैं। 100 चक्कर आना जाना मिला के टोटल डीएनए होंगे हमारे शरीर में। तो इतनी बड़ी मात्रा में डीएनए, लेकिन फिर भी छोटी सी कोशिका में व्यवस्थित होते हैं। इसी व्यवस्थित होने के क्रम को हम कुंडलन कहते हैं, क्वाइलिंग कहते हैं, या डीएनए पैकेजिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया अलग होती है। जैसे डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उनको 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। एक होता है सबसे पहले प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्सरी। प्राथमिक क्वाइलिंग, सेकेंडरी क्वाइलिंग और टर्शियरी क्वाइलिंग। तो यहां पर हम अगर ध्यान देते हैं क्वाइलिंग, यहां पर ध्यान देते हैं प्राइमरी क्वाइलिंग क्या होता है? अगर कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला विशेष प्रकार के क्रम में व्यवस्थित हो रही है, क्वाइलिंग हो रही है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अगर संघनित हो रही है तो उसे हम प्राइमरी क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। प्राइमरी क्वाइलिंग में सिंगल न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला संघनित होगी। दूसरा होता है सेकेंडरी क्वाइलिंग। सेकेंडरी क्वाइलिंग में डबल हेलिक्स, 2 रज्जुकी, जो 2 कुंडलित मॉडल होता है वह संघनित अगर हो रहा है उसे हम सेकेंडरी क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है टर्सरी, या इसे तृतीयक कहते हैं। अगर द्वितीय क्वाइलिंग के साथ कुछ प्रोटीन के कण जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वाइलिंग को हम टर्शियरी क्वाइलिंग कहते हैं। एक बार फिर से प्राइमरी को प्राथमिक कुंडलन कहते हैं। प्राथमिक में अगर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला संघनित हो जा रही है तो इस प्रकार के कुंडलन को हम प्राइमरी क्वाइलिंग या प्राथमिक कुंडलन कहते हैं। दूसरे सेकेंडरी है। सेकेंडरी में डबल हेलिक्स मॉडल को अगर हम संघनित कर रहे हैं तो सेकेंडरी क्वाइलिंग, और सेकेंडरी को अगर हम कुछ प्रोटीन के साथ संघनित करते हैं तो हम इसे टर्सरी क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। तो टर्सरी क्वाइलिंग जो होता है उसे हम सुपर क्वाइलिंग, जिसे हम सुपर क्वाइलिंग
या इसी को हम डीएनए पैकेजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग क्या है कि टर्सरी क्वाइलिंग को हम डीएनए पैकेजिंग कहेंगे, और ऐसे सेकेंडरी जो क्वाइलिंग होगा उसके साथ यदि कुछ प्रोटीन जुड़ जाते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के कुंडलन को हम सुपर क्वाइलिंग या टर्सरी क्वाइलिंग या उसी को हम डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष होता है सिर्फ यही इतना होता है कि जीवधारियों के शरीर में जो डीएनए पाया जाता है उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है अपेक्षाकृत कोशिका की लंबाई के अनुपात में। तो फिर भी ये डीएनए उस कोशिका में एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, और जिस निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उसको हम कह सकते हैं डीएनए संघनित होकर के कंडेंसेशन होकर के उसमें पड़ा रहता है, या हम कह सकते हैं वह क्वाइल बनाकर कुंडली बनाकर एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहता है। इसी को हम सुपर क्वाइलिंग या डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं, जिसको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। कुछ सिंगल पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं कुछ सिंगल और हैप्लॉइड कोशिकाओं में, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए का पराकुंडल संभव नहीं हो पाता है, ये कुंडलित नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। इनका जो इन डीएनए अणुओं का कुंडलन विशेष प्रकार की प्रोटीन, दो प्रकार की यहाँ पर प्रोटीन होती है, एच और एच यू, तथा एंजाइम जो होता है वो टोको आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से बार बार ये वलित होती है। यहाँ पर सिंगल और हैप्लॉइड पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं के जो डीएनए होते हैं उनमें पराकुंडल की प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं दिखती है। यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ प्रोटीन में दो प्रकार के यहाँ प्रोटीन, एक को एच और एच यू यहाँ फिर जाना जाता है, तथा टोको आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से ये बार बार वलित होती हैं, और यहाँ पर उनका जो कुंडलन होता है ये रस्सी की भांति ऐंठ कर वलित हो जाती है, मतलब एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार के जो कुंडलन की प्रक्रिया होती है उसे प्लेक्टोनिमिक कुंडलन कहते हैं, और इनके जो डीएनए होते हैं वो इन्हीं पर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से सहायक प्रोटीन और एंजाइम की सहायता से जो इस प्रकार का वलय दिखता है या वलित डीएनए अणु दिखते हैं, उसे उसके द्वारा निर्मित जो क्रोमोसोम होता है उसे हम क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, या इसी को जीनोफोर भी कहते हैं। जीनोफोर एक बार फिर समझिएगा, कुछ पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में जो सिंगुलर होती हैं और हैप्लॉइड होती हैं उसमें ये पराकुंडल की जो प्रक्रिया होती है कुछ अलग प्रकार से होती है। जो इनके डीएनए का पराकुंडलन होता है या सुपर क्वाइलिंग होती है कुछ अलग प्रकार की होती है। इसमें प्रोटीन तथा एंजाइम की सहायता से प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक दूसरे से मिक्स होकर एक दूसरे के साथ रस्सी की तरह ऐंठ जाते हैं और वलित माने गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के कुंडलन को प्लेक्टोनिमिक तथा जो गुणसूत्र होता है
वह पूरा गुणसूत्र तैयार नहीं होता यहाँ पर, इसलिए इसे क्रोमोसोम या जीनोफोर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इसमें कोशिकाएं विकसित होती हैं, केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता है। इसमें जो डीएनए अणु पाए जाते हैं वह न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर, मतलब डीएनए प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें जो डीएनए अणु होते हैं वो एक डीएनए अणु या एक से अधिक डीएनए अणु परस्पर न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं, और ये क्रोमैटिन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब क्रोमैटिन तंतुओं में क्रोमैटिन पाए जाते हैं। और आप लोग अगर केंद्रक का डायग्राम को ध्यान से याद करें तो पूरे केंद्रक के डायग्राम में हम देखते हैं क्रोमैटिन तंतुओं का एक जाल पाया जाता है। तो पूरे केंद्रक में क्रोमैटिन तंतुओं का जाल पाया जाता है, और उस जाल में ये पूरे क्रोमैटिन एक निश्चित बल के द्वारा, क्रोमैटिन तंतुओं के द्वारा एक निश्चित बल लगाकर इन क्रोमैटिन को कुंडलित किया जाता है, मतलब इनकी क्वाइलिंग की जाती है, जिसे हम सोलेनॉइड क्वाइलिंग कहते हैं। यहाँ एक बार फिर से देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाए जाते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं, और ये क्रोमैटिन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर में ही क्रोमैटिन पाया जाएगा, और क्रोमैटिन बना होगा डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन के द्वारा। तो इस क्रोमैटिन तंतुओं को क्रोमैटिन एक निश्चित बल लगाकर उसकी क्वाइलिंग करता है, उसको एक निश्चित या कम स्थान में व्यवस्थित करता है, संघनित करता है या क्वाइलिंग करता है, कुंडलन करता है, जिसे हम सोलेनॉइड क्वाइलिंग कहते हैं। और अगर हम वहां पे बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक में या पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, वहां पर प्लेक्टोनिमिक क्वाइलिंग पाई जाएगी। ये दोनों अंतर है। वहां पर प्रोटीन और एंजाइम की सहायता से, जिसमें एचयू और एच प्रोटीन तथा टोको आइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से ये वलित होते हैं, रस्सी की तरह एंड कर व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम प्लेक्टोनिमिक क्वाइलिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है, यह डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन का निर्माण करता है, और ये क्रोमैटिन तंतुओं में पाए जाते हैं। मतलब इन क्रोमैटिन का जो गुच्छा होगा, समूह होगा, उसे हम क्रोमैटिन तंतु कहेंगे। और यहाँ पर इनकी क्वाइलिंग इन्हीं क्रोमैटिन के द्वारा, विशेष प्रकार के बल के द्वारा होती है, जिसे हम सोलेनॉइड क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है, उन्हें हम संघनित करते हैं, उन्हें हम एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित करते हैं, या उनका हम कुंडलन करते हैं, जिसे हम डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।